चलिए अब हम अपनी नियोप्लेजिया यूनिट में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज लेक्चर नंबर 5। आज का टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ नियोप्लेजिया। आज का टॉपिक सिर्फ समझने का है, इसलिए आप समझना। मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। चलिए देखो, फंडामेंटल्स ऑफ नियोप्लेजिया, इसमें पहला होता है सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ सिग्नल, दूसरा होता है इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। चलिए इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। इसको समझने से पहले एक कहानी सुनो। होता क्या है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में क्या होता है। मान लो ये नॉर्मल सेल की ग्रोथ है, तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल सेल की ग्रोथ 2 जीन से रेगुलेटेड होती है। एक तरफ होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन, एक तरफ होता है प्रोटोऑन्कोजीन, ठीक है। अब देखो, मान लो इस सेल की नॉर्मल ग्रोथ है, तो इसको ग्रोथ कौन करवाएगा, ये जो प्रोटोऑन्कोजीन होते हैं ना, ये पॉजिटिव सिग्नल देते हैं सेल की ग्रोथ के लिए। अब अगर सेल की ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है तो ट्यूमर सप्रेसर जीन उस ग्रोथ को सप्रेस करते हैं। मतलब प्रोटोऑन्कोजीन ने सेल की ग्रोथ को इंक्रीज किया, जबकि ट्यूमर सप्रेसर जीन ने जो ग्रोथ ज़्यादा हो रही थी उसको डिक्रीज किया। मतलब ट्यूमर सप्रेसर जीन ने और प्रोटोऑन्कोजीन ने बॉडी में बैलेंस के लिए क्रिएट कर रखा है, ठीक है। ट्यूमर सप्रेसर जीन और प्रोटोऑन्कोजीन ना ही सेल को बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट होने दे रहे हैं, ना ही बहुत कम, ये बैलेंस बनाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन मान लो प्रोटोऑन्कोजीन में म्यूटेशन हो जाए, अगर म्यूटेशन हो जाए और वो भी म्यूटेशन कौन सा, गेन ऑफ म्यूटेशन, मतलब प्रोटोऑन्कोजीन्स की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा सिग्नल देंगे सेल्स को, तो सेल्स बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे तो ट्यूमर बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। वहीं अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन में भी म्यूटेशन हो जाए, मतलब लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, मतलब ट्यूमर सप्रेसर जीन अपनी एक्टिविटी को लॉस्ट कर दे, तो ये उस ग्रोथ को रोक नहीं पाएंगे। मतलब देखो, प्रोटोऑन्कोजीन में गेन ऑफ म्यूटेशन हो गया, ट्यूमर सप्रेसर जीन में लॉस ऑफ म्यूटेशन हो गया, तो प्रोटोऑन्कोजीन ज़्यादा ग्रोथ के लिए सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे, ट्यूमर सप्रेसर जीन उस ग्रोथ को रोक नहीं पाएगी, तो ट्यूमर एराइज हो जाएगा या नियोप्लेजिया हो जाएगी, ठीक है। इसको सही से समझो। मान लो ये सेल की ग्रोथ है, ठीक है। इसमें होता क्या है, कुछ नहीं, एक तरफ होते हैं प्रोटोऑन्कोजीन, एक तरफ होते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। इसमें क्या होता है, प्रोटोऑन्कोजीन पॉजिटिव सिग्नल देते हैं सेल की ग्रोथ को, तो सेल की ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। वहीं ट्यूमर सप्रेसर जीन देखते हैं कि सेल ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो ये निगेटिव सिग्नल देते हैं सेल की ग्रोथ को, तो सेल की ग्रोथ डिक्रीज हो जाती है। मतलब ये दोनों जीन नॉर्मली एक बैलेंस क्रिएट करते हैं ताकि नियोप्लेजिया ना हो, ट्यूमर ना हो, कैंसर ना हो, ठीक है। लेकिन मान लो किसी भी वजह से इसमें म्यूटेशन हो जाए, अगर इसमें म्यूटेशन हो गया, और वो भी म्यूटेशन कौन सा, 2 तरीके के म्यूटेशन होते हैं, एक होता है गेन ऑफ फंक्शन, एक होता है लॉस ऑफ फंक्शन। गेन ऑफ फंक्शन में कोई भी जीन अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है बहुत ज़्यादा, लॉस ऑफ फंक्शन में कोई भी जीन अपनी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। और वो भी कौन सा म्यूटेशन हो जाए, गेन ऑफ म्यूटेशन हो जाए। अगर गेन ऑफ म्यूटेशन होगा तो ये सेल की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा सिग्नल देगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिग्नल देगा, ठीक है। चलिए अब अगर आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन नॉर्मल है तो वो इस ग्रोथ को रोकना चाहेगा और वो रोक भी देगा। लेकिन मान लो ट्यूमर सप्रेसर जीन में भी म्यूटेशन हो जाए। अब म्यूटेशन तो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है लॉस ऑफ फंक्शन, एक होता है गेन ऑफ फंक्शन। कौन सा वाला, सोचो। अगर इसमें गेन ऑफ फंक्शन हुआ है, इसकी एक्टिविटी बढ़ी है, तो नियोप्लेजिया होगा। अब अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन की एक्टिविटी डिक्रीज कर जाए तो होगा नियोप्लेजिया। मतलब इसमें म्यूटेशन हो, लॉस ऑफ फंक्शन। अगर इसमें लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, मतलब ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो ये इसको इनहिबिटरी सिग्नल नहीं दे पाएगा। अब देखो, एक तरफ से तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ के लिए स्टिमुलस मिल रहा है और दूसरी तरफ से कोई भी इनहिबिशन नहीं है, तो इसकी ग्रोथ बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, तो ट्यूमर हो जाएगा और ट्यूमर डेवलप हो जाएगा कैंसर में। मतलब इन अ सिंपल वर्ड कैंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
तो हमने फंडामेंटल ऑफ नियोप्लेजिया में पहला पॉइंट पढ़ा है सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ सिग्नल। ठीक है, मतलब इसमें जो प्रोटोऑन्कोजीन्स था उनमें म्यूटेशन हो गया, मतलब गेन ऑफ फंक्शन हो गया। वहीं इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन, मतलब जो ट्यूमर सप्रेसर जीन थे उनमें भी म्यूटेशन हो गया। कौन सा वाला? लॉस ऑफ फंक्शन वाला। ठीक है, तो ये दो चीज़ें उम्मीद है समझ में आई होगी। तीसरी चीज़ लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल। जो नियोप्लेजिया के सेल्स होते हैं या कैंसर के सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट कर सकते हैं। देखो, नॉर्मल सेल एक हद तक डिवाइड कर सकता है अपने आप को। ठीक है, मतलब नॉर्मल सेल 50 to 70 डिवीजन तक अपने आप को डिवाइड कर सकता है, उसके बाद वो डिवाइड नहीं होगा, उसके बाद वो एलिमिनेट हो जाएगा। देखो 50 to 70 टाइम्स तक वो इसलिए डिवाइड कर पाता है क्योंकि 50 to 70 टाइम्स तक ही टीलोमेरेज की लेंथ मेंटेन रहती है। ठीक है, या फिर ये कहें जैसे जैसे सेल डिवाइड होता है तो टीलोमेरेज की जो लेंथ टीलोमेयर की जो लेंथ है वो डिक्रीज करती है, और 50 to 70 के बाद डिवीजन के बाद टीलोमेयर की लेंथ इतनी डिक्रीज हो जाती है कि वो और डिवाइड नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए, वहीं टीलोमेयर की लेंथ को मेंटेन जो करता है वो करता है टीलोमेरेज एंजाइम। ठीक है, समझो। तो लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल का मतलब ये है कैंसरस सेल्स में टीलोमेरेज की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये अपने टीलोमेयर की लेंथ को मेंटेन कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिवाइड कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सेल। ठीक है, चलिए बाकी आगे के लेक्चर्स में अच्छे से बताएंगे चीज़ों को। आज का सिर्फ एक इंट्रो है। ठीक है, इवेजन फ्रॉम एपोप्टोसिस। देखो, अगर आपकी बॉडी में कोई भी डैमेज सेल हो जाता है या कोई भी सेल ऐसा होता है जो कैंसरस सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाए तो वो एपोप्टोसिस कर जाता है। ठीक है, लेकिन नियोप्लेजिया सेल क्या होते हैं? वो बहुत चालाक होते हैं, वो एपोप्टोसिस से इवेजन कर जाते हैं, मतलब एपोप्टोसिस से एस्केप कर जाते हैं, मतलब अपने आप को एपोप्टोसिस नहीं होने देते। वो ऐसा कैसे करते हैं? वो जो एंटी एपोप्टोटिक जीन्स हैं उनके एक्सप्रेशन को बढ़ा देते हैं, जबकि प्रो एपोप्टोटिक जीन्स है उनके एक्सप्रेशन को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह से अपने आप को एपोप्टोसिस से इवेजन करते हैं। फिर एंजियोजेनेसिस। देखो, एक ट्यूमर के अंदर या एक कैंसर के अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स का सिंथेसिस होता है। वो इसलिए क्योंकि रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं ट्यूमर के अंदर या कैंसर के अंदर, जिनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट तो ब्लड वेसल से मिलता है, इसलिए बहुत ज़्यादा एंजियोजेनेसिस होती है। 6, इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। ये तो मालूम है, जो कैंसर होता है वो इन्वेजन भी करता है और मेटास्टेसिस भी करता है। ठीक है। 7, डीएनए रिपेयर डिफेक्ट। देखो, अगर आपका कोई भी सेल में डीएनए डैमेज होता है तो कुछ जीन्स होते हैं जो उस डीएनए को रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन नियोप्लेजिया में क्या होता है? वो जो जीन उस डीएनए को रिपेयर करेंगे वही डिफेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब वारबर्ग इफेक्ट। देखो, वारबर्ग इफेक्ट सिंपल सा है, इसको समझो। देखो, एक तरफ नॉर्मल सेल है, ठीक है, ये एक तरफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल है, मतलब ट्यूमर सेल है या फिर स्टेम सेल है, मतलब कोई भी रैपिडली डिवाइडिंग सेल है। ठीक है, तो अगर आपने 1000 मॉलिक्यूल्स दिए ग्लूकोज के, ठीक है, तो क्या होगा? आप खुद सोचो क्या होगा। नॉर्मली तो ये होना चाहिए, एक सेल ये है, एक सेल ये है, तो 500 मॉलिक्यूल इधर जाने चाहिए, 500 मॉलिक्यूल इस तरफ जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है, जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल है उसको ग्लूकोज ज़्यादा मिलेगा, मतलब लगभग 800 मॉलिक्यूल यहाँ पर जाएंगे और 200 मॉलिक्यूल यहाँ पर जाएंगे। ठीक, इसी को कह दोगे आप वारबर्ग इफेक्ट। मतलब जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल होता है या ट्यूमर सेल होता है वो ग्लूकोज ज़्यादा लेता है, उसको आप कह दोगे वारबर्ग इफेक्ट। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट बचा है, हाँ, इम्यून सर्विलेंस एस्केप। मतलब जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी से भी बच जाते हैं। अब वो कैसे बचते हैं वो हम बात को देखेंगे।
ठीक है, तो ये 9 फंडामेंटल्स हैं जो आपसे आने चाहिए नियोप्लेजिया के। पहला, सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ सिग्नल। सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ सिग्नल में क्या होता है, जो प्रोटोन को जीन होता है उनमें गेन ऑफ फंक्शन टाइप म्यूटेशन हो जाता है। वहीं दूसरा, इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन, जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है उसमें लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तीसरा, लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल। यहाँ पर क्या होता है, जो टीलोमेरेज की एक्टिविटी है कैंसर सेल में वो इंक्रीज होती है। ठीक है, चौथा है इवेजन फ्रॉम एपोप्टोसिस, मतलब यहां पर क्या होता है, प्रो एपोप्टोटिक जीन का एक्सप्रेशन डिक्रीज हो जाता है और जो एंटी एपोप्टोटिक जीन होते हैं उनका एक्सप्रेशन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कैंसर सेल एपोप्टोसिस नहीं कर पाता है, तो ये आपकी बॉडी में से एलिमिनेट भी नहीं हो पाता है। पांचवा, एंजियोजेनेसिस, ब्लड वेसल्स का ज़्यादा फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से कैंसर सेल जो है वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट, ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाता है। इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस तो शो ही करता है, ये तो पता है। फिर डीएनए रिपेयर डिफेक्ट हो जाता है, फिर वार्बर इफेक्ट हो जाता है और इम्यून सर्विलेंस एस्केप हो जाता है। ये सारी चीज़ आपसे आनी चाहिए। चलिए देखो, ये प्रोटोन को जीन में गेन ऑफ फंक्शन हो जाता है और प्रोटोन को जीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ध्यान रखना, ऑन्कोजीन कैंसरस कोजिंग जीन है, लेकिन प्रोटोऑन्कोजीन नॉर्मल जीन है आपकी बॉडी में जो नॉर्मल ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वहीं ट्यूमर सप्रेसर जीन का लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ट्यूमर सप्रेसर जीन की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तीसरा, एपोप्टोसिस। देखो, जो एंटी एपोप्टोटिक जीन है उनका एक्सप्रेशन बढ़ जाता है और जो प्रो एपोप्टोटिक जीन है उनका एक्सप्रेशन घट जाता है, जिसकी वजह से कैंसर एपोप्टोसिस नहीं कर पाता है और आपकी बॉडी में से एलिमिनेट नहीं हो पाता है। चौथा, टीलोमेरेज की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से टीलोमेयर की लेंथ मेंटेन रहती है और सेल ज़्यादा डिवाइड कर सकता है। ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है और डीएनए रिपेयर जीन में भी इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आगे के जो हमारे 5-6 लेक्चर्स और आने वाले हैं नियोप्लेजिया यूनिट में, ठीक है, तो आप ऐसा समझिए ये लेक्चर उन सब के लिए एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। ठीक है, इसलिए ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू।